हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और आज फिर पर्यावरण के लेक्चर के साथ हम आपके साथ फिर से शामिल हैं। चलिए, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि यहाँ हम पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक्स पर लेकर आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको 10-10 प्रश्न मिलते हैं ताकि आप अपनी तैयारी लॉकडाउन के तहत भी सुनिश्चित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्ययन पर ध्यान दे सकें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी एग्ज़ाम सिर्फ पोस्टपोन हुई है, रुकी नहीं है, सिर्फ पोस्टपोन हुई है, क्योंकि कुछ समय के बाद हमारा फिर से टाइम टेबल आ जाएगा और हमें एग्ज़ाम देना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पर्यावरण पेडागॉजी, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा शास्त्र पर हमारे प्रश्न आधारित हैं। तो देख लेते हैं, हमारे प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। और आपका कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए, ताकि हम उस पर ध्यान दे पाएँ और आपके लिए कुछ और अच्छा लेकर आ पाएँ। चलिए, तो देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? जिसके विकल्प हैं: ए, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना। तीसरा जो विकल्प है हमारा वो है इसके साथ ही विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना। फिर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो यहाँ इसका सही उत्तर आप लोगों को मैं बता देती हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ जोड़े रखना। ठीक है, तो यहाँ विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। चलिए, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? मानचित्रांकन अगर कोई विद्यार्थी सीखता है तो उससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है? विकल्प हैं: ए, साफ सुथरा लेखांकन, बी, गणनाएं और अनुमान, सी, माप के अनुसार चित्रण करना, डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। इन चारों विकल्प में से किस चीज़ की और बढ़ावा विद्यार्थी को मिलता है, ये आपको अपने उत्तर में बताना है। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। जब भी कोई विद्यार्थी मानचित्रांकन सीखता है तो किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है? सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी का जो कौशल है वो उसे बढ़ावा देता है। दिशा और स्थिति के बिना कोई भी शुद्ध मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। चलिए, अगला देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। आपको बताना है ऐसा कौन सा चारों में से ऑप्शन है जिसे छोड़कर बाकी सभी का पालन किया जाता है। ए, मूर्त से अमूर्त, बी, सरल से कठिन, सी, स्थानीय से वैश्विक, और डी, अमूर्त से मूर्त। इसमें विकल्प आपके ऐसे रहेंगे कि केवल बी, केवल डी, ए और बी दोनों, या बी और सी दोनों। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा उपागमों का पालन किया जाना है, किसका पालन किया जाता है इनमें से किसे छोड़कर। ऐसा कौन सा उपागम है जिसे छोड़कर बाकी अन्य उपागमों का पालन किया जाता है? तो यहाँ सही उत्तर की हम लोग बात कर लेते हैं ज़रा। तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन तथा स्थानीय से वैश्विक उपागमों का पालन किया जाता है। तो इन तीनों को छोड़कर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर? अमूर्त से मूर्त। इस उपागम का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए अमूर्त से मूर्त उपागम का अनुपालन किया जाना बहुत कठिन होता है। चलिए, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? ए, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, बी,
पाठ्यक्रम अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। विकल्प सी, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं चाहते। विकल्प डी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। यहाँ आपको बताना है इसका सही उत्तर कि किसके लिए संस्तुति नहीं की है। देखिए, कक्षा 1 और कक्षा 2 में संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने पर सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए कारण क्या हो जाएगा कि अधिगम परिवेश उन्हें प्रदान करना पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। ठीक है, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? बताना है हमें। विकल्प है, विभिन्न प्रकार के खानों की चीज़ों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं बच्चों को। विकल्प बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। या विकल्प सी, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है और उसके बाद चर्चा करें। या फिर विकल्प डी, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो इसमें से क्या उपयुक्त होगा? देखिए, यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी कि प्रोजेक्ट कार्य द्वारा बच्चों को किसी भी विषय के बारे में समझाने का सर्वोच्च तरीका होता है। अतः देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ाने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों को देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में एक प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए? उन्हें देना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, कक्षा की विविधता की पूर्ति। विकल्प बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। विकल्प सी, पाठों को आनंददायक बनाना। विकल्प डी, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। यहाँ आपको इसका उत्तर देना है सभी लोगों को कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा समय देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ इसका सही उत्तर होगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? मतलब उनका आकलन वो किस प्रकार से करेंगी। विकल्प ए है, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। विकल्प बी है, उपरोक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करके। विकल्प सी है, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। या विकल्प डी, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कि यह पता करेंगी सबसे पहले अध्यापिका कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत को कैसे प्रारंभ किया है। उस प्रकार वो बच्चों का आकलन कर पाएंगी। चलिए तो अगला 8वां जो प्रश्न है हमारा वो देख लेते हैं। आपके प्रधान आचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते आपको बताना है कि आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। पहला ऑप्शन है इसका, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन करने के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करेंगी। विकल्प बी है, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहेंगी। विकल्प सी है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना चाहिए। विकल्प डी हो जाएगा,
यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो प्रश्नानुसार इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में आप तैयार करेंगी और प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पहले ही आप साझा करेंगी। यहाँ पर ये इसका सटीक उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ए, स्मरण करना, बी, प्रश्न पूछना, सी, न्याय और समानता के प्रति चिंता, या डी, सहयोग। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के आकलन में स्मरण रखना एक उपयुक्त संकेतक नहीं होता। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता अर्थात विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग करना आकलन के उपयुक्त संयुक्त होते हैं, ये उपयुक्त संकेतक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ईवीएस संक्षेपण खाली स्थान अर्थ प्रयुक्त करता है। मैं इसमें आपको कोई विकल्प नहीं दे रही हूँ, आप सभी लोगों को इसका उत्तर यहाँ पर बताना है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सभी को पता है कि ईवीएस का विस्तारित रूप क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये थे हमारे पर्यावरण शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रश्न। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तब तक आप सभी लोग, जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, अपने घरों में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू क्लास। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।